नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकतांत्रिक देश में चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन क्या हो मीडिया ही अपना काम सही से ना करे। लोकसभा चुनाव का माहौल है, कई चरणों में मतदान हो चुका है और बाकी का होना है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया जारी है। दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश भारत में 7 चरणों में होने वाले मतदान में 2 चरणों की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। हालांकि भारत विरुद्ध विश्व की मीडिया एक तरफा रिपोर्ट और फर्जी तथ्यों के साथ खबरें प्रकाशित कर भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इनमें से एक प्रमुख नाम बीबीसी भी है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इंग्लैंड का यह मीडिया संस्थान भारत विरोधी व्यवहार के लिए कुख्यात है। कभी ओपिनियन के नाम पर एक तरफा खबरें प्रकाशित करता है, तो कभी फर्जी तथ्यों के आधार पर लोगों को गुमराह और भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। बीबीसी भारत विरोधी ही नहीं, हिंदू विरोधी और सनातन संस्कृति विरोधी भी है। इसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में होने वाले चुनाव को भी कई प्रचार दुष्प्रचार से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसमें बीबीसी जैसे मीडिया संस्थान वैश्विक स्तर पर नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। कई बार कुछ देशों द्वारा वैश्विक मीडिया संस्थानों को वित्तीय सहायता देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसमें चीन का नाम प्रमुख है। दूसरे देशों के चुनाव में हस्तक्षेप करना चीन की पुरानी आदत है। दरअसल बीबीसी ने भारत के संदर्भ में एक खबर प्रकाशित की है जो तथ्यों के साथ छेड़खानी के गंभीर प्रयास की ओर इशारा करता है। अक्सर बीबीसी अपने आप को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सबसे विश्वसनीय समाचारों के स्रोत के रूप में दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी आड़ में तथ्यों के साथ साथ छेड़छाड़ तो करता ही है, पूरी व्यवस्था को भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। बता दें कि 27 अप्रैल 2024 को सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसे तेलंगाना कांग्रेस के एक्स हैंडल के साथ साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी शेयर किया था। इस फर्जी वीडियो में अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस सोशल मीडिया संयोजक अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर को बीबीसी ने न सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके छापा, बल्कि इस मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश की। बीबीसी के लिए इस खबर को विक्की वॉन्ग ने लिखा है। विक्की वॉन्ग ने इस खबर के एक पैराग्राफ में लिखा है, छेड़छाड़ किए गए वीडियो में श्री शाह को दक्षिणी राज्य तेलंगाना में मुसलमानों के लिए मदद बंद करने का वादा करते हुए एक भाषण देते हुए दिखाया गया है, जहां अरुण रेड्डी मुख्यमंत्री है। दरअसल जिस अरुण रेड्डी को बीबीसी ने तेलंगाना का मुख्यमंत्री बताया है, वह तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया संयोजक है। वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। हालांकि बीबीसी के इस खबर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बिना किसी पर्याप्त रिसर्च के ही लिख दिया गया है। बीबीसी खुद को दुनिया के सबसे विश्वसनीय मीडिया संस्थानों में से एक कहता है, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। जब लोगों ने इस बात के लिए बीबीसी की खिंचाई की, तो उसने अपने खबर में संशोधन किया और उसे पूरे पैरा को ही हटा दिया। हालांकि संशोधन होने के बावजूद शुरुआत में जितना डैमेज होना था वो हो चुका। उस खबर को संशोधित करने का अब उतना कुछ प्रभाव स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। फर्जी वीडियो फैलाने के लिए गिरफ्तार किए गए तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया संयोजक अरुण रेड्डी को मुख्यमंत्री के रूप में बताना यह और बड़ी साजिश है। दरअसल बीबीसी का यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि भारत में जो चुनाव अभी हो रहा है वह निष्पक्ष नहीं हो रहा है और उसे सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा प्रभावित कर रही है। अपनी खबर में बीबीसी ने लिखा है कि श्री शाह को अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है और उन्हें भारत के उदय के मास्टरमाइंड के रूप में देखा जाता है। इसमें बीबीसी ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि अमित शाह का फर्जी वीडियो को शेयर करने के कारण विपक्ष के एक मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरफ बीबीसी बेहद शातिर तरीके से दुनिया में यह दुष्प्रचार करता दिखा कि भारत भले ही खुद को दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहे, लेकिन भाजपा के शासन में वहां चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। बीबीसी यह दिखाने की कोशिश की कि किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा विपक्ष का दमन कर रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बीबीसी ने गुजरात में साल 2002 में हुए
दंगों को लेकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। यह डॉक्यूमेंट्री भी उसी दुष्प्रचार का हिस्सा था जिसमें सत्ताधारी भाजपा और हिंदुओं को बदनाम किया जा सके। उस डॉक्यूमेंट्री में भाजपा और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। बीबीसी ने यह सब तब किया जब न्यायालय में मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है, लेकिन बीबीसी को तो दुष्प्रचार करना है। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब बीबीसी की तरफ से इस तरह की हरकत की गई हो। दरअसल इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है। गुजरात दंगे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की लगातार निंदा हो रही है। यहां तक कि होम कंट्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इसकी निंदा की है। तथ्य है कि गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट को बनाई गई कमेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। इसके बावजूद बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री में उन पर आरोप लगाए हैं। बीबीसी पर न केवल पीएम मोदी बल्कि भारत और भारतीयों के खिलाफ एक गलत नरेशन गढ़ने के आरोप लग रहे हैं। और यह कोई पहली बार नहीं है। पत्रकारिता के मानकों का दम भरने वाली बीबीसी पहले भी गलत रिपोर्टिंग करता रहा है। कई बार आपत्ति उठाने के बाद अपनी गलत रिपोर्टिंग और प्रस्तुति के लिए बीबीसी माफी भी मांग चुका है। इसके बावजूद वह बार बार ऐसी गलती करता है। फर्जी रिपोर्टिंग के लिए मांगी माफी। साल 2012 में बीबीसी ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के निधन की गलत खबर चला दी थी। मार्गरेट तभी जीवित थे, लेकिन बीबीसी ने खबर चला दी कि उनकी मृत्यु हो गई। बाद में इसके लिए बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी। वर्ष 2014 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के स्पीच के वीडियो को कुछ इस तरह से एडिट किया जिससे ऐसा लग रहा था कि पीएम बोलते वक्त लड़खड़ा गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में बीबीसी ने इसके लिए माफी मांगी। साल 2017 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी कि NHS ने ब्रेक्सिट डील के लिए नो कहा था। ब्रेक्सिट डील जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक गंभीर गलती थी। बाद में बीबीसी ने इस गंभीर संपादकीय गलती के लिए माफी मांगी थी। वर्ष 2019 में बीबीसी ने एक फर्जी फुटेज दिखाते हुए रिपोर्ट दिखाया था कि सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। 11 साल से गृह युद्ध की चपेट में पड़े इस देश के बारे में गलत रिपोर्टिंग के लिए भी बीबीसी को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। साल 2020 में तो बीबीसी ने तब हद कर दी जब वेस्ट लंदन में 24 मंजिली आवासीय इमारत ग्रेनविल टावर में आग लगने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। तब बीबीसी ने ग्रेनविल कार्ड सर्वाइवर बताकर एक फर्जी व्यक्ति का इंटरव्यू चला दिया था। पोल खुली तो बीबीसी ने माफी मांग ली। बीबीसी ने एक बार भारत का अधूरा नक्शा दिखाया था। एक वीडियो रिपोर्ट में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में एक कार्यक्रम अमेरिकी चुनाव 2020 दुनिया भर के देश जो बाइडेन से क्या चाहते हैं चलाया जा रहा था। इस रिपोर्ट में भारत का नक्शा दर्शाते हुए बीबीसी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरहदें गायब कर दी थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा की शिकायत के बाद बीबीसी ने माफी मांगी। बीबीसी ने भारतीय अभिनेता शशि कपूर के निधन पर अपने कार्यक्रम न्यूज एट 10 में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का गाना दिखा दिया था। बुलेटिन प्रसारण के कुछ देर बाद प्रोग्राम के संपादक पॉल रॉयल ने माफी मांगी थी। प्रोग्राम के संपादक पॉल रॉयल ने ट्वीट कर कहा, आमतौर पर यह हमारे काम करने का तरीका नहीं है। अगर कोई दुखी हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ। 11 साल पहले बीबीसी ने एक क्रिसमस स्पेशल कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया था। शो प्रेजेंटर जेरेमी क्लार्कसन में भारत की ट्रेनों, शौचालयों, कपड़ों, खाने और इतिहास का माहौल उड़ाया था। क्लार्कसन का नाम विवादित एंकर्स में रहा है। उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं। इसके लिए भारत ने बीबीसी से माफी मांगने को कहा था। इन मामलों के अलावा भी कई बार गलत रिपोर्टिंग कर बीबीसी माफी मांग चुका है। फिलहाल गुजरात दंगे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में भी बीबीसी ने भारत की और पीएम मोदी की गलत छवि पेश की है। इसके लिए उसकी निंदा हो रही है। अब एक बार फिर से भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर गलत खबर फैलाने का आरोप लगा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।